नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपना हर वो पहला काम आज भी याद होगा जिसे करते समय आपने काफ़ी रोमांच का अनुभव किया होगा। रोमांचित कर देने वाला ये पहला अनुभव हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए स्कूल का वो पहला दिन, किसी के लिए पहली नज़र में किसी लड़की के प्रति उसके दिल में मचलने वाली अजब सी हलचल, तो किसी के लिए उसके प्रेमिका से मिलने वाला पहला चुंबन। मगर मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा रोमांच से भरा अनुभव था तो वो था मेरी पहली प्रदेश की यात्रा। जब मैं पहली बार इंटरमीडिएट में फेल हुआ तो पिताजी को काफ़ी दुख हुआ और वे मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने मुझसे काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी क्योंकि मैं उनका इकलौता लड़का जो था। उन्हें लगा कि मैं अपने रास्ते से भटक रहा था, शायद मेरी गलत संगति के कारण। उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी को मैं बहुत हल्के में ले रहा था और मुझे अपनी जिम्मेदारियों की समझ नहीं थी। फिर क्या था, अचानक उन्होंने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो उन्हें लगा कि वो मुझे वो सबक सिखाएगा जो मैंने कभी किसी किताब से नहीं सीखी थी। वे मुझे मेरे भाइयों के पास सूरत भेजने वाले थे। अब ये क्या था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पिताजी कुछ ऐसा फैसला लेंगे। जब ये बात माँ को पता चली तो वो बस रोने ही लगी। मुझे उनके आंखों से बहते आंसू बेचैन कर रहे थे। उनके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वो ही जानती थी। क्योंकि मैं अकेला था, पिताजी ने मुझे हमारे गांव भेजने का फैसला किया और कहा कि मैं गांव से ही भैया के साथ सूरत चला जाऊं। माँ ने अगले दिन आंसुओं के साथ मुझे विदा किया। जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे वहां 2 महीने गुजारने पड़े क्योंकि कोई साथ में सूरत जाने वाला ही नहीं मिला। कुछ दिनों बाद छोटे भाई ने बताया कि पड़ोस के गांव से 4 लड़के अगले दिन सूरत जाने वाले हैं। फिर क्या था, मैं अगली सुबह तैयार हो गया। मैं और छोटा भाई साथ में गिरिडीह के लिए रवाना हुए। गिरिडीह पहुँचने के बाद जब उसने उन लड़कों को फ़ोन किया तो पता चला कि वे अगले दिन जाएंगे। भाई ने मुझसे वापस लौटने की बात कही, पर मैं थोड़ी देर सोचा और बोला, नहीं, मैं अकेले सूरत जाऊंगा। ये सुनकर वो आश्चर्य से भर गया। मैंने जिद ठान ली कि जाऊंगा तो सूरत ही, चाहे कोई साथ हो या ना हो। गिरिडीह से बस पकड़कर मैं धनबाद पहुंचा। स्टेशन पहुंचकर पूछताछ खिड़की से पता किया तो पता चला कि उस दिन सूरत जाने वाली कोई ट्रेन नहीं थी। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सूरत था किधर। मैंने भैया से सुन रखा था कि इलाहाबाद से प्रतिदिन सूरत के लिए ट्रेन रवाना होती है। फिर क्या था, मैंने एक इलाहाबाद की टिकट ली और ट्रेन पकड़ ली। मैं अपने पास में बैठे एक आदमी से पूछा कि ये ट्रेन इलाहाबाद कब तक पहुंचेगी, तो उसने बताया सुबह 7 बजे के लगभग। फिर क्या था, मैं आराम से कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा घड़ी में 7 बजने वाले हैं। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, इलाहाबाद स्टेशन कितनी देर में आने वाली है? तो उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, इलाहाबाद? वो तो कब की निकल गई। फिर मैंने उनसे पूछा, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? तो उनका जवाब था, लुधियाना। अब तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास मात्र 250 रुपये थे। मैं अगले स्टेशन पर उतरा और वहाँ से बनारस चला आया। बनारस से इलाहाबाद के लिए ट्रेन 3 घंटे बाद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बनारस की सैर कर ली जाए। मगर सड़क पर बैग लिए हुए चलता देख काफ़ी रिक्शा वाले मुझे टोकने लगे। सड़कों पर इधर उधर भटकने के बाद मैं वापस स्टेशन पहुंचकर इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन पर सवार हुआ। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं इलाहाबाद पहुंचा। शाम हो चुकी थी। पूछताछ खिड़की से पता लगाया तो पता चला कि ट्रेन अगली सुबह आएगी। किसी तरह स्टेशन में रात बिताने के बाद जब मैं टिकट के लिए टिकट काउंटर पर पहुंचा तो पाया कि टिकट का मूल्य मात्र 225 रुपये थे। मैंने उम्मीद लगाई थी कि 150 रुपये में टिकट मिल जाएगी, पर अब मेरे पास मात्र 25 रुपये बचे थे और खाना खाने के लिए भी मेरे पास कुछ खास नहीं था। थोड़ी सी मूढ़ी और उससे भी कम भुनी हुई दाल। मैंने बस एक मुट्ठी मूढ़ी भुनी हुई दाल खाई और पानी पी लिया। सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा था और मेरे पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही पर्याप्त खाना। बस एक उम्मीद थी कि बस किसी तरह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। कुछ देर बाद ट्रेन आई और मैं किसी तरह भीड़ को चिरते हुए ट्रेन के अंदर घुसा। भीड़ काफ़ी थी मगर अगले स्टेशन आने तक मुझे खिड़की के पास बैठने के लिए एक सीट मिल गई। सफ़र काफ़ी चुनौतियों से भरा था मगर साथ ही साथ मुझे रोमांच से भी भर रहा था। मैं अपने आप को कभी अकेला पाया ही नहीं था।
क्योंकि ट्रेन में सफ़र कर रहे सभी लोगों से मैं खुद को कनेक्ट कर सकता था। वे सभी मेरी ही तरह अपना गांव छोड़कर परदेश जा रहे थे, मगर फ़र्क बस इतना था, उनके पास एक झुंड था और मैं अकेला। अगले स्टेशन में अपने 2 बच्चों के साथ एक दंपत्ति ट्रेन में चढ़ा और उन्होंने मुझसे थोड़ी जगह मांगी। चूँकि वे बच्चों के लिए जगह मांग रहे थे, मैंने हामी भर दी और एक बच्चे को गोद में ले लिया और दूसरे को अपने बगल में बिठा लिया। ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी और आगे बढ़ रही थी। शाम होते होते उनका गंतव्य स्टेशन आ चुका था। वे नीचे उतर गए। ट्रेन जब आगरा पहुंची तब अपने 2 बच्चों के साथ फिर एक दंपत्ति ट्रेन में चढ़ा। उन्होंने मुझसे सीट बदलने का आग्रह किया क्योंकि रात होने वाली थी और उनके पास 2 बच्चे थे। मैंने उनकी बात मान ली और ऊपर की बर्थ पर जाकर बैठ गया। शाम को सभी यात्री अपना खाना निकाल कर खाने लगे। भूख तो मुझे भी काफ़ी लगी थी, मगर जिस दंपत्ति को मैंने अपनी सीट दी थी उन्होंने मुझे एक रोटी देने का आग्रह किया, पर मैंने मना कर दिया। वैसे तो मेरी अंतरात्मा मना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, परंतु उन्होंने जिद करके मुझे एक रोटी और एक अचार का टुकड़ा दे दिया। उस समय ऐसा महसूस हुआ कि मानो वो रोटी नहीं, भगवान का प्रसाद था। उस रोटी को खाने के बाद मैंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस किया, इतनी कि वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। खाना खाने के बाद मैं चैन से सो गया और अगली सुबह बड़ोदरा स्टेशन पहुंचा। पूछताछ खिड़की से पता कर मैंने सूरत जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में मौजूद लोगों के द्वारा गुजराती भाषा का प्रयोग मेरे सिर के ऊपर से जा रहे थे, जिससे मुझे उनसे बात करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। किसी तरह मैं सूरत स्टेशन पहुंचा और राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने पीसीओ में जाकर भैया का नंबर लगाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं त्रिकम नगर आ जाऊँ। त्रिकम नगर? अब ये क्या बोला है? मैंने सोचा। स्टेशन पर काफ़ी सारे टैक्सी और ऑटो रिक्शा लगे हुए थे, मगर मेरे पास मात्र 13 रुपये थे। मेरे उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तब मैंने फैसला किया कि पैदल चला जाए। लोगों से पूछते पूछते त्रिकम नगर भी पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने एक आदमी से त्रिकम नगर जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर जाता देख मेरे लिए एक ऑटो रिक्शा वाले को रोका और उनसे मुझे त्रिकम नगर छोड़ने को कहा। मुझे ऑटो में बिठाकर कहा, 3 रुपये से ज़्यादा मत देना। 3 रुपये? ये सुन मैं चौंक गया, मगर साथ ही साथ राहत की भी सांस ली। चूँकि त्रिकम नगर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था, ऑटो वाले ने मुझे जल्द ही पहुँचा दिया। उसने मुझसे 4 रुपये मांगे और मैंने उत्साहपूर्वक उसे उसके पैसे दे दिए। चारों ओर नज़र घुमाकर देखा तो पाया कि भैया पास में ही खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे।